पशुपेश में हैं लोग ये सोच के कि मनीष कश्यप को क्या तमिलनाडु सरकार जानबूझ के बेतिया कोर्ट ला नहीं रही है, जबकि बेतिया कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि 737 एफआईआर नंबर 2020 की जो है मझौलिया थाना, उस मामले में उसे पेश किया जाए। कई बार हमने वीडियोस देखे, लोगों ने भेजा कि भाई ये जानबूझ के एक राजनीति करते हुए तमिलनाडु प्रशासन अवहेलना यानी कि अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है बेतिया कोर्ट का। इसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक ये बात मानी जा सकती है, और इसके पीछे कानूनी वो राज जो कि एक्चुअली राज नहीं है लेकिन आप लोगों तक पहुँचाए नहीं जाते, उन पे मैं आज छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रदान करता हूँ, जिसको वेरीफाई कोर्ट में या वकीलों से किया भी जा सकता है, सबको छूट है। देखिए, एनएसए में बंद है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मनीष कश्यप मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है, ये आपको पता है। मझौलिया थाना का एफआईआर नंबर 737/2020 का जो मामला चल रहा है बेतिया कोर्ट के अंदर, उसमें उसकी पेशी की मांग की गई है। ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि कई बार कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इस बात को प्रशासन तमिलनाडु का जो है उसको कहा है कि आकर के इसको लेकर के आइए और पेश कीजिए, पर वो ला नहीं रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें समझ लेते हैं। वो ला नहीं रहे हैं, तमिलनाडु पुलिस लेके नहीं आ रही मनीष कश्यप को, लेकिन खुद आकर के अपना जवाब तलब कर रही है। पहली बात तो ये। तो एक कोर्ट में जब कोई पार्टी को आदेश दिया जाता है तो वो पार्टी यदि हाजिर होती है और अपनी बात रखती है, उसके बाद कोर्ट उस बात को मान्य रखता है, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। दूसरी बात, वो क्यों नहीं ला रहे हैं, इस पे भी बहुत सारी बातें वीडियो बना बना के, खास करके यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। कई अलग अलग वकील अपनी बात रख रहे हैं, बहुत से लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन आइए, देश में 2 प्रथाओं को पहले समझ लें जो कि कानूनन है। पहली चीज़, न्यायालय कौन से होते हैं और उनका जुरिस्डिक्शन यानी कि उनका अधिकार कितना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सारे न्यायालयों के अधिकार एक जैसे नहीं होते। हमारे कानूनी व्यवस्था में पहली चीज़ है, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जो आप लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पूरा देश आता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी एक ऑर्डर कर दे या अपना वक्तव्य रख दे तो उसको पूरे देश को मान्य रखना होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उच्चतम न्यायालय। पर हम वहाँ नहीं हैं, क्योंकि बात मझौलिया थाने की पुलिस की जो एफआईआर है उसका बेतिया कोर्ट में है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एक कोर्ट और आता है बीच में, यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। बिहार में जैसे पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट या अन्यथा कोई भी हाई कोर्ट हो, इसे कहा जाता है, और मेरे शब्दों को आगे तक याद रखिएगा, मैं रिपीट कम करूँगा, इसे कहा जाता है किसी भी हाई कोर्ट को कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, बस ये शब्द को याद रखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। एक हाई कोर्ट जो होता है वो एक सीमा का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है। कई हाई कोर्ट नाम के मुताबिक, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो ये जो हाई कोर्ट हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब और हरियाणा राज्य, इन दोनों राज्यों का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र रखता है। पटना हाई कोर्ट ये पूरे बिहार का क्षेत्रफल जो है, इसका आधिकारिक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है। ये जानना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे, जैसे अब झारखंड अलग हो चुका है बिहार से, तो अगर रांची में कोई मामला हो जाता है तो उसका पटना हाई कोर्ट से कोई संबंध नहीं होता, उसका रांची में स्थित झारखंड हाई कोर्ट से संबंध होता है। यानी हर राज्य में या कई जगहों पे कुछ राज्यों का मिला करके एक हाई कोर्ट होता है जो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। उसके तहत, उस हाई कोर्ट के तहत ज़िला न्यायालय आते हैं, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, सेशंस कोर्ट भी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, आगे मैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहूँगा या जिला न्यायालय का संदर्भ में आपसे बात करूँगा। तो हर हाई कोर्ट के नीचे, क्योंकि वो एक फलाने राज्य अथवा कई राज्यों के मिक्सचर का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला अधिकार क्षेत्र होता है उनका, तो उसके नीचे
राज्य सरकारों द्वारा सेटअप किए गए जिला न्यायालय होते हैं, और वैसे जिला न्यायालय से लेकर गांव के न्यायालय तक अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उन्हें सेटअप किया जाता है। लेकिन सरकार का वो भाग उस तरह से नहीं होते कि कोई मंत्रालय है। ये जितने भी जिला न्यायालय होते हैं, ये उस हाई कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं उसके अधीन होते हैं। अब आप ये समझिए, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट के नीचे कई सारे जिला न्यायालय हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो जिला न्यायालय हैं उनके नीचे भी न्यायालय होते हैं, जैसे कि कई जगहों पे कॉस्मोपॉलिटन कोर्ट कहा जाता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा जाता है। फिर उनके नीचे भी होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इत्यादि, और भी लेवल तक कोर्ट्स होते हैं। लेकिन जितने भी जिला न्यायालय होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो प्रिंसिपल जज होता है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कह लीजिए, प्रिंसिपल जज कह लीजिए, जो उस जिला न्यायालय का होता है उसके अधीन होते हैं ये सब। और इसी तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जितने भी जिला होते हैं उस राज्य के, वो सारे के सारे उसी राज्य का जो संबंधित हाई कोर्ट होता है उसके नीचे होते हैं। अब मैंने ये बात आपको समझाई, अब मैं आता हूँ टू दी पॉइंट कि ये बात मैंने क्यों समझाई। वो मैंने इसलिए समझाई कि हम सब जानते हैं कि जितने भी कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और इनके द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके आधार पर चलते हैं। और इसमें हर हाई कोर्ट अपने अपने ज़िला न्यायालयों के इंचार्ज खुद के जजेस को बनाता है, ताकि वहाँ पे ऑपरेशंस चलें, ट्रेनिंग चले, केसेस का निपटारा कैसे हो रहा है, जजेस की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, कहाँ काम अटक रहा है कहाँ नहीं। ये हर जज जो होता है उसको, हाई कोर्ट का जो जज होता है माननीय, उसमें उनको कार्य दिया होता है, भार दिया होता है कि ठीक है ये कुछ जिला न्यायालय आपके पास हैं, ये कुछ जिला न्यायालय आपके पास हैं, इनका डेली वर्क या वीकली वर्क या जो भी है इसको आप मैनेज करें, कंट्रोल करें, ऑब्जर्व करें और अपना इसमें इनपुट दें। और दूसरा फिर होता है ट्रेनिंग वाले कि भाई नए नए जो मजिस्ट्रेट आते हैं, नौकरी करने आते हैं, या जो भी पुराने होते हैं उनका टाइम टू टाइम जो अपडेशन है, तो ट्रेनिंग के जजेस अलग होते हैं, वो भी हाई कोर्ट के ही होते हैं, सिटिंग हाई कोर्ट जजेस होते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है। अब मैं जब टू दी पॉइंट में आ रहा हूँ तो अब मैं जुरिस्डिक्शन पे आ जाता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो पूरा देश है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वो राज्य या वो मिले हुए राज्य, जैसे पंजाब हरियाणा का मैंने कहा 2 राज्य, तो इस तरीके से, और जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरीज मिक्स्ड हैं उनको, तो इस प्रकार से उनका अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन बनता है। ज़िला न्यायालय जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन, उसका अधिकार क्षेत्र जिला होता है, जिस जिला का वो न्यायालय, और उसी में फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कॉस्मोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, इनके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं जो ज़िले तक सीमित होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सीधा वेस्ट चंपारण चलते हैं। वेस्ट चंपारण में अलग अलग न्यायालय हैं, जिसमें से बेतिया कोर्ट भी एक है, बेतिया न्यायालय भी है। बेतिया न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका जुरिस्डिक्शन, बाय द वे जुरिस्डिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र, उनका जुरिस्डिक्शन वेस्ट चंपारण के अंदर ही सीमित है। वो बात और है कि अगर वो पटना में किसी मामले को रेफ़र करते हुए अगर वो किसी को बुलाएंगे या कोई आदेश देंगे, तो विद इन बिहार है, तो वो सरकारी तंत्र जो है उसका पूरा सम्मान भी करेगा और उस हिसाब से वो चलेगा भी, और इंटरनली वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर वेस्ट चंपारण के किसी भी जिला न्यायालय के, खास करके यहाँ जो चर्चा हो रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर इनको तमिलनाडु के किसी सरकारी तंत्र को अगर आदेश देना है, तो जहाँ तक मेरा कानूनी ज्ञान है, तो जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिला न्यायालय के अंदर बेतिया कोर्ट में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है, उनका अपने ज़िले तक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ रेफ़र कर सकते हैं, अगर पुलिस तंत्र की बात है तो बिहार के अंदर। लेकिन जैसे ही सीमा क्रॉस हुई राज्य की, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शब्द आपको याद होगा, तो पटना हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ख़त्म होता है, जिसके तहत बेतिया कोर्ट है, और वहाँ मद्रास हाई कोर्ट के तहत, मदुरई बेंच के तहत मदुरई सेंट्रल जेल का जुरिस्डिक्शन है। क्योंकि 2 अलग राज्य हैं, 2 अलग सरकारें हैं, 2 अलग
तंत्र है, तो इन्हें आप मिक्स नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिला न्यायालय जो है वो दूसरे राज्य के सरकारी तंत्र को आवेदन दे सकता है, आदेश भी दे सकता है, इसमें माननीय कोर्ट दे सकता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी, उसकी वेरासिटी, उसका जुरिस्डिक्शन ये देखते हुए दूसरे राज्य का सरकारी तंत्र इसे मान्य रखे, इसकी इसका पालन करे, ये फिर एक अलग कहानी बन जाती है। इसमें अगर वो नहीं करते हैं सरकारी तंत्र, तो जिला न्यायालय की अवहेलना या अवमानना डायरेक्ट नहीं हो जाती, और यहाँ पे हो भी नहीं रही है, क्योंकि हर तारीख के ऊपर वहाँ से पुलिस तंत्र जो है तमिलनाडु का, वो अपने लोगों को भेज रहा है, वो क्यों नहीं पेश कर रहे हैं वगैरह, मैं उस पर धीरे से आता हूँ। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ससम्मान किसी भी जिला न्यायालय का दूसरे राज्य के तंत्र पे डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक सुझाव दे सकता हूँ कि जो भी माननीय हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब होंगे, जिनके तहत बेतिया कोर्ट मॉनिटर हो रहा होगा, जो इंचार्ज होते हैं हाई कोर्ट की तरफ से, मेरे ख्याल से जीएमएफसी साहब या जिला न्यायालय जो है उसको इन पर्टिकुलर कॉमास में, कॉमा होता है कि अटक रहा है कहीं पे मामला, तो इसमें उनसे रेफरेंस ले लेनी चाहिए कि सर इसमें क्या किया जाए। क्योंकि कानूनी तौर की, न्यायालय के तौर की जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें अंतिम बात मैं इस समय ये बताना चाहूँगा कि ज़िला न्यायालय जो है वो पटना हाई कोर्ट के नीचे आ रहा है। ये बेतिया कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट के नीचे आ रहा है। पटना हाई कोर्ट में ज़रूर पावर्स दी गई हैं कि वो तमिलनाडु के प्रशासन को रेफ़र कर सके, आदेश दे सके और चीज़ों को फिर आगे बढ़ाया जाए, और फिर भी अगर वो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाके किया जा सकता है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो फिर ये समझ लीजिए कि जो गोल गोल जलेबी बना करके आपको वीडियो में बताया जाता है कि नहीं जिला न्यायालय की अवमानना हो रही है, अवमानना नहीं हो रही है। पहला कारण ये है कि वहाँ से लोग आते हैं, प्रशासन से अपीयर होते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जो भी न्यायालय जेएमएफसी न्यायालय जिसमें चल रहा है 737 का मामला, मनीष का मामला, वो कोर्ट उसे मान्य रख रहा है, अब तक तो मान्य रख रहा है। तो कुछ वकीलों का ये कहना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने एक ये भी सुना है कि कई लोग ये कहते पाए गए हैं, कुछ वकील भी कहते पाए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, बेतिया कोर्ट जो है, वेस्ट चंपारण का बेतिया कोर्ट जो है, उन्हें जेएमएफसी साहब को तमिलनाडु पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ला नहीं रहे मनीष कश्यप को, आदेश होने के बावजूद। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चौंकाने वाली बात बताऊँ, किसी भी जिला न्यायालय को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का अधिकार नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का अधिकार कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि हाई कोर्ट को होता है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को होता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जिला न्यायालय पावरलेस है, लेकिन जिला न्यायालय के पास दूसरा तरीका है, वो रेफर कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं इस बात को हाई कोर्ट को। लेकिन किसी भी जिला न्यायालय के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का अधिकार ही नहीं होता। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें मालूम चल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं पुलिस वाली बात पे कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पे मैं दो बातें बताऊंगा। पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बेतिया कोर्ट के जिला न्यायालय के आदेश को वो माने ना माने, वो उनकी मर्जी पे हो गया। आधिकारिक नहीं है कि इस न्यायालय को जो आदेश दे रहे हैं उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आधिकारिक नहीं, क्योंकि इनका जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो बात निकल के आती है कि इतने सारे पुलिसकर्मी चाहिए तब जाके ये सेफ्टी का मामला बन गया है, क्या ये मनीष कश्यप आतंकवादी हो गया है, क्या फलाना हो गया है, क्या ये हो गया है, इतना सारा क्यों चाहिए, सीएम पीएम को भी इतना सिक्योरिटी नहीं चाहिए होता है। इसका कारण वो लोग हैं, वो राजनीतिक दल, वो संगठन और वो कुछ लोग जो सोशल मीडिया और बिहार की ज़मीन पे उपद्रव मचाते आए हैं जब से मनीष कश्यप अरेस्ट हुआ। और हाँ, जब से तमिलनाडु गया तब से तो उपद्रव ज़्यादा ही बढ़ गया। मैं उपद्रव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने बिहार बंद वगैरह करने की कोशिश की थी। मैं था उस समय, 23 मार्च 2023 को मैं खुद पटना में ही था उस समय। तो पूरे बिहार पे तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ पॉकेट्स पे आगजनी, तोड़फोड़, ये सब किया गया था। कहीं कहीं उन्होंने, फिर पुलिस ने एक्शन लिया, तब छोड़ के भाग गए थे वो लोग, लेकिन ये सब हुआ था। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप को लेकर के इतना ज़्यादा रेलमपेल मचा रखी है कि तमिलनाडु प्रशासन को, स्टालिन को अनाप शनाप बोलना और इस तरीके से दिखाना कि बस वो तो बहुत बड़ा सुपर हीरो है, जबकि कई गुनाहों में वो संलिप्त पाया गया है,
इवन बिहार में पुराने केसेस में, नए केसेस में, और तमिलनाडु में इस तरीके की जो संलिप्तता उसकी पाई गई है। और 2022 में तो माननीय पटना हाईकोर्ट के एक आदेश तक में उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला बताया गया, और जिस वजह से उस मामले में उसको जमानत नहीं दी गई थी। इन बातों को कंसिडर किए बिना जो कुछ राजनीतिक दल के लोग और कुछ लोग जो ये जो हल्ला मचा रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अतीक अहमद तक को गुजरात की कोर्ट से, गुजरात की जेल से इलाहाबाद लाया जा सका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के प्रयागराज कोर्ट में लाया भी गया था, वहाँ की जेल में भी रखा गया, सब कुछ हुआ था। क्यों? क्योंकि अतीक अहमद को पसंद करने वाले लोग इस तरीके का उपद्रव नहीं कर रहे थे। तो सिक्योरिटी इतनी देने के बावजूद उसको ढंग से लाया गया, सब कुछ हुआ। ऐसे और भी कई मामले हैं। लेकिन जब एक राजनीतिक व्यक्ति मनीष कश्यप, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ा, एक यूट्यूबर, क्योंकि वो यूट्यूबर है, और एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे मामलों में फंसा हुआ है, अगर उसको लेकर के कुछ लोग ज़मीनी स्तर पे अगर उपद्रव मचाते हैं, और कुछ राजनीतिक लोग अगर उपद्रव मचाने का सहारा लेके उसकी बात आगे बढ़ाते हैं और उसका समर्थन इस तरह से करते हैं, जिसे अगर उन्हीं की पार्टी का कोई होता तो करते हैं, लेकिन अगर ये कांग्रेस का कोई होता तो ना करते। यानी उपद्रवी पोजीशन सोशल मीडिया पे और ज़मीनी तल पे लाने की जो लोग कोशिश करते हैं, इस वजह से जो प्रशासन है वो ठिठक जाता है। अब आप सोचिए, तमिलनाडु का प्रशासन अगर वहाँ से 40 पुलिस वालों के घेरे में अगर इस आदमी को लेके आते हैं, मनीष कश्यप को, और यहाँ पे 2-3 हज़ार आदमी इकट्ठा होकर के उनका घेराव करते हैं और भिड़ंत होती है, तो ये उपद्रव हो जाएगा ना। इसे कहते हैं कि एक सोच जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने फैला दी है। सो इसको थ्रेट परसेप्शन जो है, जो इंटेलिजेंस के हिसाब से चलता है, कोई पुलिस वाले के अकेले के हिसाब से नहीं चलता। ये इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है राज्यों का, केंद्र का, इनसे मिलता है थ्रेट परसेप्शन। तो कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ लोगों ने जिस तरीके का माहौल बना दिया है मनीष कश्यप को लेकर के बिहार की ज़मीन पे और सोशल मीडिया में, तो थ्रेट परसेप्शन उसके खिलाफ का तो आप ही लोगों ने क्रिएट किया है। जब तक ये थ्रेट परसेप्शन कम नहीं होता, तब तक आप ये मत सोचिए कोई इतना बड़ा वो प्रधानमंत्री या लॉर्ड या गवर्नर नहीं है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर नहीं है, कि जिसके लिए 400-500 की पुलिस वाले लगा करके कोई टाइम वेस्ट करेगा। नहीं करेगा। और वो तब करेगा जब रेलेवेंट कोर्ट अपना ऑर्डर भी देगा, जिसका जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु पे बैठता हो। तो इन बातों को समझते हुए आप ये समझ लीजिए कि पुलिस मैनुअल से चलती है, जेल मैनुअल से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर हर राज्य का काम है। राज्य अपने अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनको समझता है, और जो जेल मैनुअल के रूल्स और जो पुलिस मैनुअल होती है उनके रूल्स हर राज्य में थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। तो इन बातों को आधारित रखते हुए पुलिस जो कर रही है तमिलनाडु की और बिहार की, वो अपना काम कर रही है। आप उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, शक खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन उस सवाल और शक के पीछे कोई ग्राउंड तो होना चाहिए, या सिर्फ हवा में तीर उड़ाने की बातें हैं। जहाँ माननीय बेतिया न्यायालय जब कुछ नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो आपस में अंदर जब सुनवाई होती है तब तो बहुत कुछ कहा जाता है, तीखे शब्द भी होते हैं, अच्छे शब्द भी होते हैं, साक्ष्य भी होते हैं, सब कुछ बातें चलती हैं, वो तो बड़ी नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब सुनवाई पूरी होती है, अगर उसके बाद कोई कठोर आदेश नहीं दिया जाता है किसी एक पक्ष के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि न्यायालय ने उनकी बात को मान्य रखा। तो आप और मैं कौन होते हैं हंगामा बरपाने वाले? तो अब आप इस वीडियो में खाली इतना समझ लीजिए कि मनीष कश्यप अगर बिहार आएगा तो तभी आएगा जब कोई रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट तमिलनाडु पुलिस को या प्रशासन को आदेश देगा। उसके बाद वो भी अपना मद्रास हाई कोर्ट या मदुरई हाई कोर्ट या अपने वहाँ के जिला न्यायालय जिसने बंद रखा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को, उस डायरेक्शन को जिसमें मनीष कश्यप को मदुरई सेंट्रल जेल से ना हिलाया जाए किसी और मामले के लिए, जब तक वो मैटर्स क्लैरिफाई नहीं होते मनीष कश्यप कैसे आएगा? नहीं आएगा। सिंपल है। तो आप लोग अपना जरा धैर्य रखिए, जितना हंगामा उसके नाम पे आप करेंगे मनीष कश्यप उतना देर से आएगा और पता नहीं कब आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय तमिलनाडु, जय बिहार।